गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म टीचर पे। आज आपका कॉमन पेपर का डिस्कशन ज्योग्राफी और पॉलिटी का होना है, तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट नंबर 46 आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कौन सा आयोग है? संवैधानिक है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक है या कार्यकारी निकाय है या एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी जो स्थापना है ये संसद के अधिनियम के तहत हुई है 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, कब हुई है? 12 अक्टूबर 93 का अधिनियम था। इसी के द्वारा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की गई। ठीक है, और जो ये बनता है आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कौन सा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य टोटल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 7 वर्ष होता है। 3 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, टोटल कितने सदस्य? 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष को शामिल करके 6 हो जाएंगे। एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल, हाँ, बी वैधानिक नहीं संवैधानिक है, संवैधानिक निकाय। अच्छा, हाँ, विधेयक के तहत हुआ ना, बी बिल्कुल सही है। चलिए, कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 7 वर्ष। कार्यकाल कितना बताए? 3 वर्ष या आपका 7 साल कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, 7 कार्यकाल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सॉरी, वैधानिक हो जाएगा। क्या होगा? वैधानिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम के द्वारा हुआ है ना, तो वैधानिक हो जाएगा। अधिनियम के द्वारा हुआ है तो वैधानिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी 1993 के अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ, संवैधानिक गलत लग गया था, वैधानिक है। संवैधानिक निकाय वो होता है, संवैधानिक आयोग वो होता है जिसका वर्णन संविधान में पहले से है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, मयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मयो जो मानव संबंधी निष्कर्ष निकाल के बताया है, मानव का जो अध्ययन किया है, ठीक है, उस अध्ययन में मयो के अनुसार जो बहुत कम काम करता है उसे क्या कहा जाता है? एक छेनी से छिलने वाला, जिसे कि चिजलर कहते हैं, एक दर बिगाड़ने वाला या चापलूस, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। जो बहुत कम काम करता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, मानवाधिकार दिवस बिल्कुल सही है। उसे क्या कहा जाता है? चलिए, अगर मेयो को देखें, इनका पूरा नाम क्या है? एल्टन मेयो। ठीक है, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसे मानव संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने मानव संबंधी जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है, मानव संबंधी जो इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि मानव के व्यवहार के बारे में, सबसे पहले उसके व्यवहार के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है और कहा गया है जो कर्मगार होते हैं, यानी कि जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो श्रमिक होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो काम करने वाले होते हैं, उस काम करने वालों के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए, ठीक है, उसे ना सिर्फ वेतन की जरूरत होती है, बल्कि अगर वो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है या फिर उन्हें वरीयता दी जाती है तो वो और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्ययन से यही निष्कर्ष मेयो के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, कि जो भी काम करने वाले होते हैं उन्हें ना सिर्फ वेतन चाहिए, ना सिर्फ
वेतन चाहिए, बल्कि वेतन के साथ साथ उन्हें वरीयता भी चाहिए। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, उसे क्या कहा जाता है? आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल, एक छेने से छिलने वाला, जिसे कि चिजलर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, हाँ बिल्कुल, सबका आंसर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा है? किसे लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा है? ठीक है, नेपाल है, नेपाल में भी लोकतंत्र स्थापित है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी जब अलग किया गया तो वहां भी लोकतंत्र की स्थापना की प्रयास की गई, लेकिन होता है फिर सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है, बार बार ऐसा होता है, और श्रीलंका की भी वही कहानी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, जहां लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेपाल 2006 में ही, नेपाल में 2006 में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार यहाँ पे सैनिक शासन लग जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी वही है, यहाँ भी सैनिक का ही वर्चस्व रहा करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 114, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, पढ़ रहा है, मैम बोल रहा है अभी तक, मतलब चलिए, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, कहने का मतलब क्या है, बेल्जियम की ज्यादा आबादी जो है वो कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच, जर्मन, डच, बोला तीनों भाषा जाता है। ठीक है, फ्रेंच भी बोला जाता है, डच भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है, सबसे कम जर्मन बोला जाता है। ठीक है, बहुत कम लोग जर्मन बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले जर्मन भाषा भी है। ठीक है, जर्मन भाषा के लोग भी हैं। फ्रेंच जो है वहां की 40% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है। डच लगभग 60%, यानी 60 पूरा नहीं लेंगे, 59 ले लेंगे। ठीक है, और भी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो 59% कौन से? डच हैं। 59% में कौन है? डच हो जाएगा। ठीक है, तो बहुसंख्यक कौन हुआ? बहुसंख्यक कौन सा हो गया? तो जो ज्यादा बोलता है वो कौन है? डच है। ठीक है, डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, वैसे फ्रेंच, जर्मन, डच सभी बोलने वाले लोग रहते हैं वहां। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है, ये बताना है। क्या क्या है? बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत शासन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धर्म संकट कौन सा है? बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत शासन, सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, धर्म संकट की जो उपस्थिति है वो कब होती है लोकतंत्र में, ये आपको बताना है। जब बहुमत का शासन हो और व्यक्तिगत अधिकार हो, सीमित शासन हो और लोकप्रिय प्रभुसत्ता हो, निजी संपत्ति और सामाजिक स्वामित्व। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुमत का शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का शासन होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जिसकी भी सरकारें बनती है या जो भी सत्ता में होता है वो अपना कुछ ना कुछ व्यक्तिगत शासन, उसके पास कुछ ना कुछ व्यक्तिगत अधिकार आ जाता है। ठीक है, और अब बहुत ज्यादा मात्रा में आप इसे देखेंगे भी, वो लोग अपने व्यक्तिगत अधिकार का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेते हैं। मतलब कि एक जैसे कहीं नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहां पे वो तो छोड़िए, उससे जुड़े हुए जो लोग रहते हैं वो भी अपने अधिकार को दिखाने लगते हैं कि मेरी पहचान यहाँ तक है। ठीक है, तो बहुमत का शासन होते हुए भी क्या होता है? व्यक्तिगत आधार होता है। ठीक है, सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता। ठीक है, सीमित शासन कहने का मतलब क्या है? सीमित शासन जैसे कि जो सरकार के पास शासन संबंधी अधिकार होता है उसका क्या वो यूज करते हैं? सीमित रूप से करते हैं, लेकिन लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है। ठीक है, निजी संपत्ति
अथवा सामाजिक स्वामित्व, निजी संपत्ति भी होता है और सामाजिक स्वामित्व भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ही कह रहा है कि किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा धर्म संकट का कंडीशन उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। क्लियर है? आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 116, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? ठीक है, भारत के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है। जीवन का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या लोकतांत्रिक अधिकार है, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार है, क्या होगा? ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार बताना है आपको। लोकतांत्रिक अधिकार में कौन कौन शामिल है, लोकतांत्रिक अधिकार में कौन कौन शामिल है, तो ये सभी आपको पता चल रहा होगा। जीवन का अधिकार, भारत में लोकतंत्र है तो क्या यहाँ जीवन का अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार भी है, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत अधिकार भी है, जीवन का भी अधिकार है, जीवन जीने का भी अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आप पढ़ते हैं इसे। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी मौलिक अधिकार में आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता का भी अधिकार पढ़ते हैं, है ना। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, पहले 7 था लेकिन अभी वर्तमान में कितना? 6 है। 6 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। और एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार क्या है? एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। लोकतंत्र में जनता के पास होता है, जनता खुद चुन के भेजती है, यानी निर्वाचित करके भेजती है। निर्वाचन का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाना। ठीक है, तो एक निर्वाचित सरकार पाने का भी अधिकार होता है। स्वतंत्रता होता है, संप्रभुता होता है, ठीक है, समानता होता है। ये सभी किसका है? ये सभी लोकतांत्रिक अधिकार ही है। ठीक है, ये सारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? ठीक है, लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। किसके द्वारा ये टिप्पणी किया गया था? किसके द्वारा ये टिप्पणी किया गया था, ये बताना है। चलिए, लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। हर्नासा, गैटिल, हॉकिंग, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो निष्पक्ष और जो स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है ये उस पर आधारित होता है ना। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र की बात करें तो इसमें लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पे आधारित होता है ना। वो अलग बात है कि जब चुनाव होता है तब क्या होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव इसमें होता है। मतलब आप एकदम निष्पक्ष होकर स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपने हिसाब से अपने सरकार का चयन कर सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं, ये अधिकार है आपको। और ये किसकी टिप्पणी है ये आपको बताना है। लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है, ये हॉकिंग की टिप्पणी है। हॉकिंग ने ऐसा कहा है, हॉकिंग के अनुसार है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, हाँ, सीले का भी एक कथन है कि प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के बारे में ही है। सीले का भी एक कथन है लोकतंत्र के बारे में ही कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है। लोकतंत्र कह लीजिए या प्रजातंत्र कह लीजिए, ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है, एक ऐसा शासन है। ठीक है, एक ऐसा शासन है जिसमें हर व्यक्ति भागीदार है। में हर व्यक्ति, इसमें हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति क्या है? भागीदार है। प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसमें जनता के द्वारा ही सरकार चुना जाता है। ठीक है,
किसके द्वारा? जनता के द्वारा ही सरकार चुना जाता है। तो जब जनता डायरेक्ट वोट करती है तो एक एक जनता को अधिकार दिया गया है कि वो वोट करे, अपने अधिकार का यूज करे और अपने सरकार का चयन करे, ठीक है। तो उसमें इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति भागीदार है, मतलब हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंग सही आंसर हो जाएगा, हॉकिंग, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक कौन कौन सी थी? हाँ, पाकिस्तान लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना अभी तक कर रहा है, नेपाल भी कर रहा है, क्योंकि नेपाल में भी होते ही रहता है। नेपाल और पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। चलिए, संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति, टोटल कितनी समिति थी? टोटल समिति 22 थी। टोटल कितनी समिति संविधान सभा के लिए? 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया था, एक प्रक्रियात्मक समिति और एक, कुछ तो बोलिए मैम, क्या अंकिता? संडे का टेस्ट डिस्कशन नहीं हुआ है, इसके बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं। चलिए, क्या क्या है? मूल मामलों के लिए भी है, मूल मामलों के लिए है, जिसमें कि आपका 12 समिति है, ठीक है, और प्रक्रियात्मक है, प्रक्रियात्मक समिति है, प्रक्रियात्मक समिति है, जिसमें कि 10 समिति है, 10 समिति प्रक्रियात्मक समिति में शामिल है, ठीक है। चलिए, अब इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है, कौन सी हो जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज पे तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पे तदर्थ समिति, वित्त और स्टाफ समिति, यानी कि इसे वित्त और कार्यकर्ता समिति भी बोल सकते हैं। भाषाई प्रांत पर आयोग, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आयोग भी उसमें डी माना है। चलिए, इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा? वित्त और स्टाफ समिति हो जाएगा, ठीक है, संचालन समिति हो जाएगा, उसके बाद आपका हिंदी अनुवाद समिति हो जाएगा, ठीक है, उर्दू अनुवाद समिति हो जाएगा, प्रेस समिति हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मिला के टोटल कितना है? टोटल आपका 10 है, टोटल 10 है, जिसमें एक कौन सा है? वित्त और स्टाफ समिति भी है, वित्त और स्टाफ समिति भी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी सही आंसर है, बी सही आंसर है, बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम हैं? किसके द्वारा यह कहा गया है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा, जॉनसन वेल्डन के द्वारा या रैमजे मयूर के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है ये पूछा गया है, ठीक है। आपको बताना है उदारवाद के जनक कौन है, उदारवाद के जनक कौन है, उदारवाद के जनक कौन कहलाते हैं? उदारवाद के जनक, ठीक है, किन्हें कहा जाता है? लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है, ये कहने वाले रैमजी मयूर थे। कौन थे? रैमजी मयूर थे, रैमजी मयूर, रैमजे मयूर, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रैमजे मयूर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उदारवाद के जनक कौन है ये आपको बताना है, उदारवाद के जनक कौन है? चलिए, और हर्बर्ट साइमन, इन्होंने निर्णय निर्माण संबंधी जो सिद्धांत है वो दिया है, निर्णय निर्माण संबंधी सिद्धांत, निर्णय निर्माण संबंधी सिद्धांत,
इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसके 3 आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 120, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण, लोकतांत्रिक सरकार, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, रेमजी मयूर, इसकी उपलब्धियां क्या है ये बताना है। चलिए, लोकतंत्र की ना निर्वाचित सरकार बिल्कुल है, लोक कल्याण ये भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और इसमें क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, पारदर्शिता है। सबसे इंपॉर्टेंट पारदर्शिता है, जिसके लिए लोकतंत्र आपका जाना जाता है। ठीक है, निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण, लोकतांत्रिक सरकार, उसके साथ साथ पारदर्शिता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, समानता है, ये सभी भी आपका है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पारदर्शिता। पारदर्शिता, पारदर्शिता। 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? नए राज्य के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बताइए। चलिए, नए राज्य का निर्माण, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही है। जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद, तब ये पढ़ते हैं कि एक नए राज्य का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, और नए राज्य का प्रवेश भी हो सकता है, वर्तमान राज्य के सीमा में चेंजिंग भी हो सकता है। ये सभी जब आप अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। और ये सब करने का अधिकार किसका है? ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास अधिकार है कि अगर वो चाहे तो क्या करेगी, वर्तमान राज्य जो है उसके सीमा में परिवर्तन कर देगी, नाम चेंज कर देगी। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर देगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों को काट के एक नया राज्य बना देगी, या फिर एक ही राज्य से एक नए राज्य का निर्माण कर देगी। ठीक है, या फिर एक नए राज्य का प्रवेश भारत में भी हो सकता है, जैसे सिक्किम का हुआ। ये सारा अधिकार किसका है? संसद का अधिकार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार की विधि में, मतलब इस प्रकार की कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब एक नए राज्य का गठन होगा तो हमारा पहला अनुसूची, पहला क्या है? पहला अनुसूची, पहला अनुसूची क्या कहता है? पहला अनुसूची कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, है ना। राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में कहता है, राज्य और यूटी के बारे में कहता है कि कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, इसके बारे में बताता है। तो जब राज्य जो है उसका निर्माण होगा, ठीक है, एक नए राज्य का निर्माण होगा, तो उसके साथ साथ हमें इस अनुसूची 1 में भी तो संशोधन करना पड़ेगा ना। मान लीजिए अभी 28 राज्य है, एक और राज्य बन जाता है, तो हम यहाँ भी संशोधन करके लिखेंगे ना कि एक और राज्य है। ठीक है, जो भी राज्य बनेगा उस राज्य का नाम लिखेंगे, टोटल कितने राज्य हुए ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 1 में भी चेंजिंग होगा। उसके साथ साथ चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में आपका है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में सीट का जो आवंटन होता है ये राज्य के अनुसार होता है ना। हर राज्य का अलग अलग अपना अपना सीट है, तो जो एक नया राज्य बनेगा उसको भी तो फिर से सीट आवंटित किया जाएगा ना, उसको भी उस क्षेत्र से सीट आवंटित किया जाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ भी उस राज्य का नाम जुड़ेगा और उसके लिए सीटों की व्यवस्था यहाँ भी की जाएगी। ठीक है, उसके लिए सीटों की व्यवस्था यहाँ भी की जाएगी। तो चौथे में भी चेंजिंग हुआ, ये भी आपका क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, ये भी आपका सही हुआ। चलिए, तीसरा क्या है? इस प्रकार की विधि को, यानी इस प्रकार के कानून को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि संविधान का जो संशोधन 368 के तहत होता है वो विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से। लेकिन नए राज्य के निर्माण के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, ये सामान्य बहुमत से हो जाता है। संसद के सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन हो जाता है, सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन हो जाता है। और ये अनुच्छेद 368 के बाहर है, ये अनुच्छेद 368 के बाहर है, यानी कि ये संविधान संशोधन जो 368 के तहत होता है उसमें ये शामिल नहीं है, उससे बाहर है। ठीक है,
उसमें ये शामिल नहीं है, उससे बाहर है, क्योंकि इसमें इसमें संशोधन के लिए क्या होगा, सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ेगी, संसद के सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ और नहीं ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है ये तीनों स्टेटमेंट। चलिए, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है नए राज्यों का प्रवेश। एक क्या है, दोनों अनुच्छेद आप बताइए। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश है, यहाँ नए राज्यों का प्रवेश है। एक है आपका कि वर्तमान के राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, और एक है आपका नए राज्यों का प्रवेश। यहाँ नए राज्यों का प्रवेश नहीं है, नए राज्यों का निर्माण है, जो देश के अंदर ही राज्यों से काट के बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 122, भारत के किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है, मतलब कोई धार्मिक समुदाय है, धार्मिक या कोई समुदाय है, ठीक है, उसे राष्ट्रीय स्तर पे किसका दर्जा मिल गया है, अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिल गया है, मतलब उसकी आबादी बहुत ही कम है हमारे देश में, इसीलिए उसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है, मतलब कोई भी समुदाय है, अगर उसे राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिला है, तो वो किस विशेष लाभ का हकदार है, ये आपको बताना है। और कौन सा कथन सही है आपको बताना है, क्या होगा आंसर। 3 स्टेटमेंट आपके पास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122, क्या है पहला, वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना या संचालन कर सकता है। ठीक है, ये भी आपके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद, जब मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 29 और 30 पढ़िएगा तो उसमें आपको ये चीजें पता चलेगी, 29 और 30 में। तो 30 में कहा गया है, 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है, वो अपने मनपसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, 29 में क्या, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण की बात की गई है, और इसमें अपने मनपसंद शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो ये वाला तो है, बिल्कुल ये हक उनको मिल जाता है कि कर सकते हैं शैक्षणिक संस्था की। अगला है, भारत के राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है वो राज्यसभा में कितना, 12 सदस्य के मनोनयन का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना, 12 सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं, वो भी आपका जो शिक्षा साहित्य अलग अलग क्षेत्र से करते हैं। ठीक है, और लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा में पहले ये अधिकार था कि 2 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे, और ये 2 सदस्य कौन से होंगे, मनोनयन करेंगे। ठीक है, और ये 2 सदस्य कौन से होंगे, तो ये 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन वाले होंगे। कौन होंगे, एंग्लो इंडियन वाले होंगे। लेकिन इस भी व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, इस भी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ये व्यवस्था भी आपकी अब समाप्त हो चुकी है 104 संवैधानिक संशोधन के तहत। इसीलिए हम अब नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनयन करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत है कि एक प्रतिनिधि का मनोनयन होता है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम यानी 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये उन्हीं लोगों के लिए है, कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है ना, तो किस ऑप्शन में 1 और 3 है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123,
निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग में के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये है कि निजता का जो अधिकार है, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ये किस अनुच्छेद और किस भाग के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सा लिख दिया है कि जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपका है वो किसमें? 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत है ये प्रावधान है, या अनुच्छेद 17 भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग अनुच्छेद 21 और भाग 3 गारंटी की गई। ये आराम से बता सकते, बताइए आंसर क्या? अनुच्छेद 14 में क्या है? चलिए पढ़िए, देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता है, के समक्ष समानता 14 में है। और सबसे बड़ी बात, एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन। तो 42वां संविधान संशोधन क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, और इससे कोई लेना देना है नहीं, ये आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में आपका है क्या? छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, है ना? अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेद के आधार पे रोक लगाना, ठीक है, भेदभाव से रोक लगाना। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता, और 17 में आपका छुआछूत का अंत, 18 में आपका उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, ठीक है। एवं भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक, भाग 4 में नीति निर्देशक यहाँ पे नहीं है ये चीजें। 21 और भाग 3 है। अगर हम 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना? इसी के तहत निजता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। इसी में खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, चलने, ये सभी अधिकार किसमें? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। और ये किसमें है? मौलिक अधिकार में है। निजता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। ये क्या हो जाएगा? भाग 3 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता। ऑप्शन क्या? सी सही आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 124। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? संविधान में बाद में जोड़ा गया है। क्या क्या है? ग्राम पंचायत किस? ग्राम पंचायत का संगठन 40 में। गौवध निषेध, गौवध निषेध है। कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह, इसमें है अनुच्छेद 39 के ए में है, ठीक है, अनुच्छेद 39 के ए में है। फिर आपका 48 आप पढ़िए, कृषि और पशुपालन, गौवध निषेध पशुपालन है। उसके साथ वहां पे किसी भी पशु की हत्या पर रोक का भी प्रावधान है अनुच्छेद 48 में। क्लियर है? चलिए 40 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 48 हो गया कृषि और पशुपालन। 48 के क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, मुफ्त कानूनी सलाह। 39 के आपका ए में है मुफ्त कानूनी सलाह। यहाँ पे पूछ रहा है किसे बाद में जोड़ा गया, ये बताना है, बताइए। चलिए
आंसर सी 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 सी, बिल्कुल सी सही है। जहां भी ए बी सी ये जुड़ा हुआ नजर आएगा यानी कि उसे हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो मुफ्त कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का ये बिल्कुल सही है। और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कोई ना कोई संशोधन ही होगा, तो कौन सा है? ये है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है, गौवध निषेध 48 में है, ठीक है। 48 का क जो है इसे भी बाद में जोड़ा गया। 48 का क इसमें क्या है? इसमें पर्यावरण का संरक्षण है। क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण इसमें कहा गया है, पर्यावरण का संरक्षण कहा गया है, ठीक है। नीति निर्देशक खुद भाग 4 में है। कहां से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 125। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है क्या ये न्यायोचित है? नहीं, नहीं है, मतलब इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? मतलब दोनों में वो चीज आपको मिलेगा। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाएंगे, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में शामिल होने चाहिए, कौन से हो जाएंगे? चलिए, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना ये किस अनुच्छेद में है? तो 43 के ए में है, 43 के ए में हो जाएगा। चलिए, नीति निर्देशक और इसमें दोनों होना चाहिए ना। सबसे पहले क्या है? उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, ये किसमें है? 43 के ए में है, 43 के ए में है। और 43 का ए किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में है, ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण अभी जस्ट बताए किसमें है? 43 में मद्य निषेध और पोषाहार है, 48 में कृषि और पशुपालन है, 48 के क में क्या है? ये पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है। इसके साथ मौलिक अधिकार में भी मौलिक कर्तव्य में भी आप जब मौलिक कर्तव्य का पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा, उसमें आपको लिखा गया है कि हर व्यक्ति जो है ये कोशिश करें कि पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी जो है उसके बारे में, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करें। तो मौलिक कर्तव्य में कितने पॉइंट में ये लिखा गया है? कौन से स्थान में? तो 7वें स्थान में। मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे इसका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद है अभिभावक जो है ये बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाएंगे। ये चीजें सिर्फ मौलिक कर्तव्य में है, ये चीजें सिर्फ कहाँ है? मौलिक कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्य का जो लास्ट वाला है 11वां है, कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें आप देखेंगे ये चीजें लिखा गया है कि जो भी अभिभावक हैं, माँ बाप हो या जो भी अभिभावक है, वो बच्चों को शिक्षा का अवसर देंगे। और इसे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये आपको बताना है, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब यहां से आंसर निकाल लीजिए, दोनों में कौन सा है? तो पर्यावरण का संरक्षण है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, बी, ना कि सी, ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए 50 होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए 20 होना चाहिए। कितना? 20। उपराष्ट्रपति के लिए 20 होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20 होना चाहिए। और जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 कौन होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं 50 और उसमें कितना? 20 होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत
प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन की व्यवस्था किसमें है? तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की व्यवस्था है। निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुदुचेरी के भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कौन होंगे? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें शामिल होंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, और वही अगर इनको हटाने की बात हो, ठीक है, इनको हटाना क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। महाभियोग कहलाता है। इस महाभियोग में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, राज्यसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे, लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, विधानसभा के भी निर्वाचित और दिल्ली पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सी स्वविवेकी शक्ति है? ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की कौन सी स्वविवेकी शक्ति है, ये आपको बताना है। ये क्या है? IAS प्लस RS, इम्पीचमेंट। हाँ, महाभियोग क्या है? महाभियोग को ही इम्पीचमेंट कहा जाता है। चलिए, स्वविवेकी शक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति होता है, तो ये नहीं है। विधेयक को, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो नहीं होगा। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये है। विधेयक को रोक के रखना भी है, क्षमा प्रदान करना भी है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना भी है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति ही। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। कहां से लिया गया है ये आपको बताना है, कहां से लिया गया है। ठीक है, संसद को संदेश भेजना है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है स्वविवेकी शक्ति। तो आपका आंसर 1, 3, 4, एक तो होगा नहीं, 2, 5 और आपका 7 है। 7 होगा नहीं, 7 इसमें भी है, 7 होगा नहीं। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा, ई। ठीक है, डी नहीं होगा, ई होगा। न्यायाधीश की नियुक्ति स्वविवेकी शक्ति नहीं है। इसके लिए पूरा एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम व्यवस्था होता है। ठीक है, और वैसे भी न्यायाधीश की नियुक्ति जब राष्ट्रपति जाते हैं करने, तो फिर वो अन्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। ठीक है, चलिए, और जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 128, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी से संबंधित 2 अनुच्छेद याद रखना है। एक कौन सा? तो 76 और दूसरा कौन सा? 88। ठीक है, अब बताइए, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के नियुक्त, मतलब उनके पास योग्यता हो, अर्हता हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पे रहेंगे। अब ये राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री चाहते हैं और राष्ट्रपति को कहते हैं, राष्ट्रपति फिर हटाते हैं। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्ति का यूज नहीं है। ठीक है, चलिए,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी हो जाएगा, विधि अधिकारी हो जाएगा। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करते हैं, ठीक है। और इनको हटाएगा भी कौन? तो हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति का ही है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? एक सही है ना, तो केवल ए सही है, केवल ए सही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, ठीक है। केवल एक सही है। क्लियर है? आगे चलें। महान्यायवादी को हमारे देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। सुनवाई का अधिकार है, वो किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है। और जिस समय वो काम कर रहा होता है, प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं या फिर सरकार के लिए काम कर रहा होता है, उस समय वो अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्योंकि इनका जो वेतन है वो भी कोई निश्चित वेतन नहीं है, ठीक है। वो भी आपका उन्हीं लोगों के द्वारा तय करके दिया जाता है, निश्चित वेतन भी नहीं है। इसी वजह से ये निजी प्रैक्टिस भी आपका जो है वो कर सकते हैं। और संसद की बैठक में भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार इन्हें नहीं है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है? संसद के अधिकारी में कौन सम्मिलित है? कूट के माध्यम से सही उत्तर ये कौन शामिल है? संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, राज्यसभा अध्यक्ष कह लीजिए या राज्यसभा के सभापति कह लीजिए, कौन इसमें शामिल है? ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल है, उपाध्यक्ष भी है, महासचिव भी है, और राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये कौन होते हैं? तो ये कौन होंगे? ये होंगे उपराष्ट्रपति। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति जो है यही आपका क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। क्लियर है? तो चारों है, तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता पेंशन सभी उसी के लिए मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 130, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया जाता है ध्यान आकर्षण सूचना के तहत। ध्यान आकर्षण सूचना जो है वो आपका एक दिन में एक ही होता है। जो अति महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न होते हैं उसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, वहां पे यूज होता है। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 है आपके पास, और ये तो आधा ही लग रहा है, अध्यक्ष राज्यसभा पता नहीं क्या है। पढ़िए और चारों को पहले ये बताइए क्या होगा, पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल सही है, पद ग्रहण से पहले ही क्या होता है? शपथ प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में है। शपथ का तो 3रे में है, लेकिन राज्यपाल के शपथ का नहीं है, राज्यपाल के शपथ का नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, जिस भी व्यक्ति का शपथ की चर्चा उसके अनुच्छेद में किया गया है वो 3री अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ठीक है। 60 में किसका शपथ है? 60 में राष्ट्रपति का है। और 159 में किसका है? 159 में राज्यपाल का शपथ है, राज्यपाल का शपथ है, ठीक है। राज्यपाल का 159। तो ये हो गया आपका क्या? गलत हो गया। आगे है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में
ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सामने, या फिर जो नहीं होगा उनके सामने, जो वरिष्ठ होगा सॉरी उनके सामने लेंगे। बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के अध्यक्ष, अच्छा राज्यपाल की चर्चा, तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। और इन्हें ही क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है। 1 3 4 किस में है, बी में है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा, बी। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, या राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया आप कह सकते हैं, कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है कहां से लिया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा है कि एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और जो 7वां संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा ये व्यवस्था किया गया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, एक ही राज्यपाल होंगे। ठीक है, एक ही राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 132 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में सम्मिलित है? पुट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, बिल्कुल नगर पंचायत नहीं है। 1 2 3 सही आंसर होगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगर पंचायत किसमें है, 74वां संवैधानिक संशोधन में है। क्लास कब स्टार्ट होता है, क्लास 6:30 बजे स्टार्ट होता है, सैटरडे और संडे को। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें किसकी बात है, तो इसमें बात है किसकी, पंचायत की बात है। ठीक है, 73वें में पंचायत की बात है। और संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश है, ये किस समिति ने की थी, तो सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, किसने की थी, सिंघवी समिति के द्वारा ये किया गया था। और त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है, ये किस समिति के द्वारा, तो मेहता, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था और द्विस्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया। ठीक है, किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में है, अनुसूची 11 में हो जाएगा। ठीक है, कितने विषय हैं, 29 विषय है, 29 है। और नगर पालिका के, नगर निगम के लिए कितना है आपका, 18 विषय है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन है? 243 का, जेड का डी, 243 जेड का, अच्छा 244 जेड का डी, 242 जेड का। तो पंचायत है, यहां से आप आंसर आराम से खोज सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन। पंचायत का जो बात है 243 में ही है। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए किसमें है जिला योजना समिति, तो 243 के जेड के डी में है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 243 के जेड के ई में महानगर योजना समिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 243 के जेड के ई में, ठीक है, क्या है, महानगर योजना समिति की बात है, महानगर योजना समिति की बात है, महानगर योजना समिति की बात 243 के ई में है, जेड के ई में है। ठीक है, उसके बाद 243 का ए बी सी डी ई एफ जी तक है आपका। ठीक है, तो ए की बात करें 243 के जेड के ए में, जेड के ए में, ना कि डायरेक्ट ए में। ठीक है, डायरेक्ट ए में तो ग्राम सभा के बारे में है, जेड के ए में निर्वाचन की बात है। बी में बात करेंगे तो यूटी में है, सी में विशेष प्रबंधन है। 243 के जेड के, 243 के जेड के ए में, ठीक है, ए में आपका क्या है, 243 के जेड के बी में और 243 के जेड के, ठीक है, तीनों को लिख। और ई वाला भी याद रखना है, महानगर, हाँ, महानगर योजना समिति 243 के ई में है, ई में। क्लियर है, ए में निर्वाचन है,
बी में यूटी में है, यूटी में है, और उसके बाद सी में विशेष प्रावधान है, डी में जिला योजना समिति है, फिर ई में आपका महानगर योजना समिति है, एफ में है वर्तमान का बना रहना, ठीक है, वर्तमान में नगर पालिका का बना रहना आपका एफ में है, और जी में है कि उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, न्यायालय का हस्तक्षेप। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 134। अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आता है? ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिकता में आता है। जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, हम बता दिए, बोल दिए हैं, पूरा लिख लीजिएगा। कौन सा आएगा? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, उच्चतम न्यायालय राज्यों के परस्पर विवाद, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार का प्रवर्तन, ये दोनों में है। मूल अधिकार संबंधी अधिकार दोनों को दिया गया है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 हाई कोर्ट। मूल अधिकार को लेकर आप दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। 135, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1947 के द्वारा, बिल्कुल गलत। भारतीय संविधान के द्वारा, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और कब हुआ? 26 जनवरी के बाद 2 दिन आगे जाइए, 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हो जाता है, ठीक है। 1950 को इसका उद्घाटन हो जाता है। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली है ना, दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्थित है। भारत में कैसी व्यवस्था है न्यायालय की? तो एकहरी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकहरी व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च आपका सुप्रीम है। सर्वोच्च स्थान पे कौन है? सर्वोच्च स्थान पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है, और 33 अन्य न्यायाधीश है। 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, 33 अन्य न्यायाधीश है। अब आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? ठीक है, हाई कोर्ट की संख्या कितनी आएगी? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? किसमें किया गया है? ये चीज पूछा गया है। संविधान के कार्यान्वयन के पुनर्निरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, प्रशासनिक सुधार, तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में, ठीक है। 99 संवैधानिक संशोधन था, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश तीनों मिलके जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो करेंगे, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 50 में कहा गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों के लिए सारी व्यवस्था अलग अलग होगी। लेकिन 99 संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, जिसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी न्यायाधीश की नियुक्ति में संसद भी हिस्सेदारी अपनी देगी, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर काम करेगा। कार्यपालिका, विधायिका और जो मुख्य न्यायाधीश है वो सब मिलकर आगे के न्यायाधीश की चयन करेंगे। लेकिन ये आया, और आने के बाद ये 99 संवैधानिक संशोधन आया, ठीक है, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इसे क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया, ठीक है। संसद के द्वारा पारित होकर ये संशोधन हो चुका हमारे संविधान में, लेकिन बाद में इसे समाप्त भी कर दिया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा संशोधन है जिसे वर्तमान में हमारे संविधान से हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया? एकमात्र संशोधन 99 संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अगर पूछा जाए तो कौन सा व्यवस्था होता है? कॉलेजियम व्यवस्था होती है। कौन सी होती है? कॉलेजियम व्यवस्था होती है। कॉलेजियम व्यवस्था इसी के अंतर्गत शामिल है। आंसर आपका क्या होगा? बी सही आंसर होगा, बी। 137 संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? 265, 266, 300, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 265 में, इसमें है अनुच्छेद 265 में इसकी चर्चा की गई है।
चलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए 265। 138 कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, ये आपको बताना होगा। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में, यानी कि नदी के पानी को लेकर अगर झगड़ा होता है, केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 है। 265 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की चर्चा है, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का है, ये भी सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट भी 1956 का है, ना कि 1970 का है। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति अगर किसी लोकसभा के सदस्य को उसकी सदस्यता को अमान्य घोषित करेगा, यानी उसके निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अगर उनको निर्णय लेना होगा कि ये अमान्य है या नहीं, तो वो किनकी सलाह लेगा? किसकी सलाह लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? किसकी सलाह ली जाएगी? किसकी ली जाएगी? बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग की। ठीक है, किसी भी सदस्य की जो सदस्यता है उसके बारे में कौन राय दे सकता है, कौन मशवरा दे सकता है? निर्वाचन आयोग दे सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी राजनीतिक दल है उसे पार्टी का दर्जा कौन देता है? पार्टी का दर्जा भी किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव देना, ठीक है, निर्वाचन करवाना, राष्ट्रीय मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, ये सारा काम का है। आचार संहिता लागू करना, ये सारा काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? पहले तो एक सदस्य होते थे, फिर 3 सदस्य हुए, फिर एक सदस्य हुए, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, और ये व्यवस्था 1993 से कंटिन्यू है। ठीक है, 1993 से ये कितने सदस्य आयोग है? तो 3 सदस्य आयोग है, 3 सदस्य आयोग है, यानी इसमें सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 को ही मनाया जाता है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में 324 से 329 तक इसकी व्यवस्था की गई है, और इसके जो सदस्य का कार्यकाल होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष, मुख्य का कितना? मुख्य का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, और जो 2 अन्य होते हैं, 2 अन्य होते हैं, इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 140 कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा सही नहीं है? चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आदेश द्वारा गई है। बिल्कुल, इस भी राज्य से अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में तैयार करना है, वहां के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति किया, बिल्कुल है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बना के कर सकती है, ये भी सही है। इस पर अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ संशोधन का, ये संसद का अधिकार है, सही है। अनुसूचित जनजाति और जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचना संबंधी राज्य सरकार द्वारा बनाई और संशोधित जाती है नहीं। किसके पास अधिकार है? तो केवल संसद के पास अधिकार है, इसमें राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है। हाँ, राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो सलाह देंगे, जैसे कि सलाह दिए थे और उन्हीं से फिर बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें राज्य को अधिकार नहीं दिया गया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। वैसे अनुसूचित जाति की बात करें तो आप अनुच्छेद 341 और 342, ठीक है, 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति, किसके तहत? 341 के तहत, और अनुसूचित जनजाति 342 के तहत। ठीक है,
तैयार की जाती है और ये अधिकार किसका है, तो राष्ट्रपति का है सूची तैयार करने का। और कौन मतलब इसका अधिनियम कौन तैयार करेगा, तो संसद करेगा, ठीक है, संसद करेगा। 141 निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 4 भाषा जोड़ी गई है, जिससे बढ़कर भाषा अब कितनी हो गई है, 22 हो। कौन से संवैधानिक संशोधन, मूल संविधान में 14 थी, 15वां सिंधी जोड़ा गया है, उसके बाद 16, 17, 18 नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 2003 में किया गया 92, ठीक है, 92 संवैधानिक संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 21वां संविधान संशोधन के हैं तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वां के द्वारा किसको जोड़ा गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा, और 92 के द्वारा 4 बोर्ड मास। 142 अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 356 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर पूरा विधानसभा भंग होगा, ये नहीं होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में भी आपका लग सकता है, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में भी, राज्य के एक क्षेत्र में भी लग सकता है, उसके लिए पूरा विधानसभा भंग नहीं किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन जरूरी है, ये भी सही है। 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। वैसे 356 में है क्या, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। 356 में किस बात की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और राष्ट्रीय आपात किसमें है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। 360 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा 60 में है। क्लियर है, आगे चलिए। 143 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुल संघ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा संकेत नहीं है। 240 में ए बी सी डी ई करके है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। 200 मैम फास्ट करवाइए, फास्ट ही है। 243 का सी है पुदुचेरी, नहीं, पुदुचेरी आपका ई में होगा, किस में होगा, ई में हो जाएगा। 243 ये सॉरी 240 के ई में हो जाएगा, 240 के 1 के ई में चेरी की व्यवस्था है, चेरी की व्यवस्था है। आंसर क्या होगा, गलत ही है ना पूछ रहा है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। डी में लक्षद्वीप है, डी में दमन द्वीप है, बिल्कुल सही है, डी में दमन द्वीप है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए में अंडमान निकोबार है, ए में क्या है, 240 के 1 के ए में अंडमान निकोबार की चर्चा है। 1 के ए में, ठीक है, अंडमान निकोबार की चर्चा है। कौन सा बच गया, ए हो गया। बी में लक्षद्वीप है, सी में आपका सी बच गया, तो 240 के सी में क्या है, 240 के सी में आपका दादर नगर हवेली है। 1 के सी में आपका क्या है, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली के बारे में चर्चा है। डी में दमनदीव है, ई में पुदुचेरी है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 144, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 55वां, 52वां या 53, किसके द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है, ये बताना है। 52वां के द्वारा क्या गया था, दल बदल 1985 में, है ना। और 53वां के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद के बारे में बताना है, किस स्थिति में माना जाएगा, किस स्थिति में माना जाएगा।
अपवाद किस स्थिति में माना जाएगा? दल बदल 52वां संवैधानिक संशोधन है। यदि राज्य की विधायिका या संसद की सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक कम दल की सदस्यता छोड़ दे, यदि ऐसे पद न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 146 राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ 145 का डी होगा। 146 का क्या हो जाएगा? 146 सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। बिल्कुल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री की सलाह से इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। ये गलत है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे महान्यायवादी आपको बताए राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। उस तरीके से महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा है। ठीक है, 165 में है। और जैसे राज्य केंद्र में महान्यायवादी है, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति तो राज्यपाल कर देगा, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, हटाने का काम किसका होगा? तो ये होगा राष्ट्रपति का। चलिए आगे 148 बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे, कई बार बताए हैं। 149 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानीय पदों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 50%। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? जिलाधिकारी, जिला पंचायत पदाधिकारी को, मुखिया को, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। इसको देंगे अपना त्याग पत्र, देंगे पंचायत समिति के पदाधिकारी को। ठीक है, विशेष पदाधिकारी को, जिला पंचायत है, पंचायत समिति के पदाधिकारी को, पंचायत समिति पदाधिकारी को देंगे। आंसर क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। ये आपका पॉलिटी का खत्म होता है।